हाँ, दार्शनिक पक्ष बताने के बाद यथार्थवाद के शैक्षिक पक्ष में जो आपके सिलेबस में है, उद्देश्य, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियां और अनुशासन, और उसको हमने आधुनिक परिप्रेक्ष्य में देखना है। पहले तो हम ये जानने का प्रयास करें कि यथार्थवादी शिक्षा कैसी हो, यानी यथार्थवाद के अनुसार किस तरह की शिक्षा होनी चाहिए। यथार्थवादियों ने शिक्षा को विकास की प्रक्रिया माना है। उन्होंने ज्ञान के लिए या फिर ज्ञान मुक्ति के लिए इस तरह के सिद्धांतों का विरोध किया। यथार्थवाद व्यक्ति के महत्व को मानता है। वो शिक्षा के द्वारा व्यक्ति के शारीरिक, नैतिक, सामाजिक विकास का मुख्य साधन मानता है। शिक्षा के द्वारा शिक्षा को व्यक्ति के शारीरिक मतलब व्यक्तित्व के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास का मुख्य साधन मानता है शिक्षा को। इसके अलावा उन यथार्थवादियों का यह भी मानना है कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो बालकों को वास्तविक एवं व्यावहारिक ज्ञान दे। जो कि और उसको जीवन में, उस अर्जित ज्ञान को जीवन में उपयोग करने की क्षमता भी दे। इस तरह से वो उपयोगी एवं व्यावहारिक ज्ञान देने की बात करते हैं। इसके अलावा यथार्थवादियों ने कोरे पुस्तकीय या शाब्दिक ज्ञान देने की बात का विरोध किया। वो पुस्तकीय या शाब्दिक ज्ञान देने के विरोधी हैं। उनका कहना था कि ये शिक्षा निरर्थक है, यानी पुस्तकीय शिक्षा बिल्कुल निरर्थक है और ये केवल स्मरण शक्ति बढ़ाती है, क्योंकि ये वस्तु का कोई ज्ञान नहीं देती। उनका कहना है कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो बालक को वस्तु तथा वातावरण का वास्तविक ज्ञान कराए। उन्होंने कहा है कि पहले वस्तु की चर्चा करनी चाहिए और तत्पश्चात शब्द का ज्ञान देना चाहिए। उनका नारा है कि शब्द नहीं वस्तु चाहिए। तो इस तरह से जो शिक्षा है वो जीवन की वास्तविक परिस्थितियों से संबंधित होनी चाहिए, ना कि केवल सैद्धांतिक या पुस्तकीय या फिर कोरे ज्ञान से। और शिक्षा के द्वारा संसार की वस्तुओं और परिस्थितियों का यथार्थ ज्ञान देना चाहिए। इसके बाद हम शिक्षा के उद्देश्य की बात करेंगे। उनको हालांकि पॉइंट्स में बताएंगे तो डिटेल थोड़ा समझाते जाएंगे। जो स्पष्ट पॉइंट होगा उसका डिटेल नहीं समझाएंगे। पहला है शिक्षा के उद्देश्य में कि वास्तविक जीवन को सुचारू रूप से जीने की कला सिखाना। सुचारू रूप से जीने की कला सिखाना, तो इसका मतलब यह है कि यथार्थवादियों के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य बालकों को विद्वान बनाना नहीं है, क्योंकि विद्वता तो केवल बौद्धिक या शाब्दिक स्तर तक रहती है। वो वास्तविक जीवन को अच्छी तरह से जीने की कला सिखाना चाहते थे, जिससे कि वो व्यावहारिक जीवन को सुखपूर्वक जी सके। तो इसके लिए उसको सामाजिक और प्राकृतिक परिवेश जो भी उसका है उसका पूर्ण ज्ञान होना आवश्यक है, जिससे कि वो अपने वातावरण के साथ समायोजित हो सके। अगर वो समायोजित हो सकेगा तभी वो सुखी रह सकता है, तभी वो उसके जीना जो है वो सुचारू रूप से हो सकता है। तो दूसरा है वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास। वैज्ञानिक ज्ञान, विशेष रूप से ज्ञान, यानी वो ऐसा ज्ञान देना चाहते हैं जो कि वास्तविक ज्ञान हो, और वो वास्तविक ज्ञान वही है जो विवेक से युक्त हो।
तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण में का मतलब है व्यवस्थित ढंग से, क्रमबद्ध ढंग से, है ना, उसको सिखाया जाए स्टेप बाय स्टेप, जिसमें कि पहला विवेक के 3 स्तर माने गए। यथार्थवादियों ने विवेक के 3 स्तर माने हैं। पहला स्तर माना है इंद्रिय ज्ञान, पहले इंद्रियों के माध्यम से ज्ञान दिया जाए। फिर दूसरा है तर्क बुद्धि परक ज्ञान, फिर तर्क बुद्धि का इस्तेमाल करके उसको ज्ञान दिया जाए, तर्क वितर्क करते हुए। फिर तीसरा स्तर है कल्पना ज्ञान। तो इस तरह से 3 स्तर हैं। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना चाहते हैं। दूसरा है जीवन को सुखमय बनाना। ये भी क्लियर है कि चूंकि वो आध्यात्मिक जीवन को के अस्तित्व को तो मानते नहीं है, जो भी है यही जीवन है, और इस जीवन को जितना अधिक सुखमय बना सके, अधिक से अधिक सुखमय बना सके, ऐसी शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए उनके अनुसार। फिर शारीरिक विकास, चूंकि शरीर के ही द्वारा वो अपने सुखों की वस्तुओं को एकत्र कर सकता है, उसका लाभ उठा सकता है, तो शरीर को प्रशिक्षित किया जाए। फिर है इंद्रिय प्रशिक्षण, इंद्रियों को प्रशिक्षित किया जाए, क्योंकि इंद्रियों के द्वारा ही वो उसको विज्ञान का ज्ञान प्राप्त करना है, सभी वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त करना है। फिर मानसिक शक्तियों का विकास, छठा है मानसिक शक्तियों का विकास। हम फिर से बता दें कि कौन कौन से उद्देश्य हैं। पहला है वास्तविक जीवन को सुचारू रूप से जीने की कला सिखाना। दूसरा है वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास। तीसरा है जीवन को सुखमय बनाना। चौथा है शारीरिक विकास करना। पांचवा है इंद्रिय प्रशिक्षण करना। फिर छठा है मानसिक शक्तियों का विकास। मानसिक शक्तियां कौन कौन सी होती हैं? स्मरण, विवेक, निर्णय, चिंतन, इन सभी शक्तियों का विकास करना। नेक्स्ट है प्राकृतिक और सामाजिक पर्यावरण का ज्ञान। हमने ये पहले भी बताया कि सामाजिक और प्राकृतिक पर्यावरण का ज्ञान होगा तभी वो उसके साथ अच्छी तरह से समायोजन कर सकता है। फिर व्यावसायिक उन्नति, उसको व्यावसायिक उन्नति भी उसकी होनी चाहिए, क्योंकि जितने भी वो संसार में सुख ले पाएगा तो वो धन के द्वारा ही अर्जित किए जा सकते हैं, और धन प्राप्त करने के लिए व्यावसायिक क्षमता होना बहुत जरूरी है। इसके लिए उनको कृषि, उद्योग, व्यापार, किसी में भी प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। फिर छात्रों को मानव समाज का पूर्ण ज्ञान देना, जिस समाज में वो रह रहा है, सामाजिक संस्थाओं, समाज की इच्छाओं, आवश्यकताओं, इन सब का भी ज्ञान उसको देना चाहिए। नेक्स्ट है 10वां पॉइंट है कि एक पूरे व्यक्ति का निर्माण, यानी जिसको कि सभी तरह की आवश्यकताएं उसकी पूर्ण हो सकें, एक सफल व्यक्ति हो, उसको जो जो चीज जरूरत हो, उस जीवन में कुशल हो, व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास हो, शारीरिक, नैतिक, बौद्धिक, चारित्रिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, सभी तरह के विकास हो, जीवन के सभी उत्तरदायियों को निभाने में वो सक्षम हो। तो इस तरह से एक पूरे व्यक्ति का निर्माण करना चाहते हैं। हाँ, अब लास्ट उद्देश्य है व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना। व्यक्तित्व का सर्वांगीण यानी उसके व्यक्तित्व के सभी पक्षों का विकास करना, यानी चाहे वो शारीरिक हो, सामाजिक हो, सांस्कृतिक हो, चारित्रिक हो, सभी पक्षों का विकास करना। तो इसके बाद हम यथार्थवाद के अनुसार पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए इसकी बात करेंगे। यथार्थवाद ने ज्ञान को अत्यधिक महत्व प्रदान किया है
और उसको शिक्षक शैक्षिक प्रक्रिया का बहुत ही महत्वपूर्ण घटक माना है। तो इस तरह से यथार्थवादियों का विश्वास है कि शिक्षा के द्वारा ज्ञान का संरक्षण तथा विकास किया जा सकता है। पाठ्यक्रम निर्माण करने से पहले उन्होंने कुछ सिद्धांत बताए हैं कि कैसा पाठ्यक्रम होना चाहिए। हाँ, उन बातों की हम बात करेंगे। पाठ्यक्रम संबंधी सिद्धांत कौन से होने चाहिए, पाठ्यक्रम निर्माण करने से पहले किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। एक तो व्यापकता होनी चाहिए, पाठ्यक्रम में व्यापकता होनी चाहिए। यानी व्यापक विषय रखे जाएं ताकि छात्रों को अपनी योग्यता के अनुसार विषयों का चयन करने का अवसर मिल सके। तो व्यापकता होनी चाहिए। फिर सहसंबंध का सिद्धांत, यानी विषयों के बीच पारस्परिक अंतर संबंध होना चाहिए। तीसरा है आवश्यकता का सिद्धांत, यानी पाठ्यक्रम निर्माण करने से पहले समाज की आवश्यकताओं को ध्यान में रखना चाहिए और जो जैसे समाज की आवश्यकताएं बदलती रहती हैं उसी के अनुरूप पाठ्यक्रम में भी परिवर्तन होना चाहिए। तो इस तरह से सामाजिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए विषयों का अध्ययन करवाना चाहिए। फिर उपयोगिता का सिद्धांत, जो विषय उसके जीवन में उपयोगी हों, जिनका वो उपयोग अपने जीवन में कर सके, ऐसे विषयों को ही पढ़ाना चाहिए। अब कौन से विषय हैं, जैसे तकनीकी विषय है, वैज्ञानिक विषय है, आधुनिक भाषाएं, ये आज के समय में जैसे अत्यधिक उपयोगी हैं तो इनका पढ़ाना चाहिए। अब जैसे कला, साहित्य, ये सब के उपयोगिता की दृष्टि से उतने ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, तो उसको उन्होंने ज्यादा महत्व भी नहीं दिया। हाँ, योग्यता का बालक की योग्यताओं को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम बनाया जाए, यानी योग्यता और क्षमता को ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम बनाया जाए, यानी ये पाठ्यक्रम बालक समझ भी पाएंगे कि नहीं। बालक के पूर्व अनुभव को ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम बनाना चाहिए कि इससे पहले उसने क्या क्या पढ़ा है। शब्दों की अपेक्षा वस्तुओं पर बल देना चाहिए और प्रकृति को प्रधानता मिलनी चाहिए। तो इस तरह से उन्होंने पाठ्यक्रम के लिए और वो शिक्षा के द्वारा मनुष्य को पाठ्यक्रम सैद्धांतिक ना होकर बल्कि रचनात्मक व क्रियात्मक होना चाहिए। विज्ञान को उन्होंने वैज्ञानिक सिद्धांतों को बहुत इंपॉर्टेंस दी है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि पाठ्यक्रम में वही विषय रखे जाएं जिनका इस जीवन से सीधा संबंध हो और वो मनुष्य के लिए उपयोगी हो। तो इस तरह से उन्होंने जिन विषयों पर ज्यादा वो दिया, तो प्रकृति अध्ययन, विज्ञान तथा व्यवसाय संबंधी विषयों को प्रमुख स्थान दिया और इसके साथ ही जो भाषा, कला, साहित्य आदि को उन्होंने गौण स्थान दिया। तो इस तरह से उन्होंने पाठ्यक्रम के बारे में अपने विचार प्रस्तुत किए। इसके अलावा व्यावसायिक विषय और ज्ञान को प्रमुखता दी, जबकि इतिहास, भूगोल, कानून को गौण स्थान दिया और 3 स्तर माने हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस उन्होंने दी व्यावसायिक शिक्षा, विज्ञान को, और व्यावसायिक विषय विज्ञान को सबसे ऊंचा स्थान दिया। इतिहास, भूगोल, कानून को उससे कम महत्वपूर्ण माना। साहित्य, कला, संगीत आदि को सबसे निम्न स्तर पर उन्होंने स्थान दिया है। तो इस तरह से उन्होंने पाठ्यक्रम के बारे में उनके विचार हैं।
अब हम शिक्षण विधियों की बात करेंगे। शिक्षण विधियों के बारे में भी उन्होंने जो बताया वो ये था कि व्यक्तिनिष्ठ ना होकर बल्कि वस्तुनिष्ठ विधियां होनी चाहिए। यानी हम कह सकते हैं कि शिक्षण विधि व्यक्तिनिष्ठ ना होकर वस्तुनिष्ठ होनी चाहिए। ज्ञान आत्मा या की प्रकृति में नहीं है बल्कि पदार्थ में निहित है, यानी पदार्थों की के द्वारा बताना चाहिए। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि अध्यापक को व्यक्तिगत सम्मति देने का अधिकार नहीं है। व्यक्तिगत सम्मति देने का अधिकार वो बिल्कुल नहीं देते। अध्यापक वस्तुनिष्ठ ढंग से तथ्यों तक पहुंचने में बालक की सहायता करता है, यानी जो भी ज्ञान है उसको वस्तुनिष्ठ ज्ञान बनाने का प्रयास करना चाहिए। तो इसके लिए अध्यापक संकेत विधि का प्रयोग करें। इसके अलावा किसी भी चीज को स्पष्ट करने से पहले उसको किसी न किसी वस्तु से संबंधित करके पढ़ाया जाए। किसी न किसी वस्तु से संबंध स्थापित करके बच्चे को ज्ञान देना चाहिए। कथन में भावना को स्थान नहीं देना चाहिए। प्रमाणों के द्वारा सत्य को सिद्ध करना चाहिए। यानी अगर जो प्रमाणों के द्वारा जिसको सिद्ध किया जा सके उसी को वो सत्य मानते हैं। जिनके लिए अप्रत्यक्ष प्रमाण है उनके लिए परिकल्पना का प्रयोग किया जाता है, तो वो प्रमाणों को सिद्ध करने पर बल देते हैं। और शिक्षण विधि ऐसी हो जिससे छात्रों को यथार्थ का ज्ञान हो सके, यानी वो जगत जैसा है बिल्कुल वैसा ही उसको देखें। इसके अलावा तथ्य केंद्रित शिक्षण विधि होनी चाहिए, फैक्ट सेंटर्ड, यानी तथ्य को स्पष्ट किया जाए, इधर उधर का मैटर ना दिया जाए, इधर उधर की बातें ना समझाई जाए, तथ्यों का स्पष्टीकरण किया जाए। फिर खंड से पूर्ण तक पहुंचने वाली, पहले खंडों में पढ़ाया जाए फिर पूर्ण तक पहुंचने का प्रयास किया जाए। तथ्यों को तर्कपूर्ण ढंग से समझाया जाए, वर्गीकरण करके समझाया जाए। इसके अलावा यथार्थवादियों ने शिक्षण के कुछ सूत्र दिए हैं। जो आज भी बहुत प्रचलित है। जैसे रॉटके ने लिखा है कि उन्होंने जो सूत्र प्रस्तुत किए हैं वो है, उनकी एक पुस्तक है मेथड्स नोवा। मेथड्स नोवा का मतलब है नवीन विधियां। इन्होंने इस पुस्तक में निम्नलिखित सूत्र प्रस्तुत किए हैं। प्रकृति के नियमों पर शिक्षण विधि निर्मित की जानी चाहिए। शिक्षण विधि प्रकृति के नियमों पर, और एक समय में केवल एक ही बात बताई जाए। जब एक बात समझ में आ जाए तब दूसरी बात बताई जाए, और एक बार बताई बात को बार बार आवृत्ति की जाए ताकि अधिगम की दृढ़ता हो। एक बार सिखाई गई बात की बार बार आवृत्ति की जानी चाहिए। रटने से पहले विषय को समझना चाहिए। शब्द ज्ञान से पूर्व वस्तु ज्ञान आवश्यक है। व्यक्तिगत अनुभव की स्वतंत्रता देना चाहिए। शिक्षण के स्थान पर व्यक्तिगत अनुभव की स्वतंत्रता देनी चाहिए। तो ये तो रॉटके ने कुछ सूत्र बताए थे, शिक्षण विधियां बताई। इसी तरह से कमेनियस ने भी कुछ बताया, शिक्षण सूत्र बताए। कमेनियस के द्वारा प्रतिपादित शिक्षा सूत्र जो है वो इस तरह से हैं
हाँ, मस्तिष्क को खाली नहीं रखना चाहिए। जितना शीघ्र हो सके शिक्षण को उतना प्रारंभ कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि मस्तिष्क को अगर खाली रखेंगे तो उसमें दूषित बातें आती हैं। शिक्षण के लिए मानसिक तत्परता आवश्यक है। शिक्षण में सामान्य से विशिष्ट की ओर अग्रसर होना चाहिए, यानी पहले सामान्य बातें बताई जाएं, फिर उसके बाद विशिष्ट बातें। और छात्रों पर विषयों का अत्यधिक भार नहीं लादा जाना चाहिए। छात्रों की रुझान का सम्मान करना चाहिए, यानी जिसमें उसकी रुझान हो वही विषय पढ़ाए जाएं। इंद्रियों के द्वारा ज्ञान दिया जाए। इंद्रियों के द्वारा मस्तिष्क में ज्ञान प्रविष्ट होता है, इसलिए इंद्रियां ही ज्ञान के स्रोत हैं। और ज्ञान का उपयोग वास्तविक जीवन की क्रियाओं में होना चाहिए। तो ये सारे सूत्र जो हैं वो कमेनियस ने बताए। इससे पहले हमने जिन बातों पर आपको बताया कि व्यक्तिक ज्ञान को वस्तुनिष्ठ ज्ञान में परिवर्तित करके बताया जाए। शिक्षण विधि व्यक्तिनिष्ठ ना होकर वस्तुनिष्ठ होनी चाहिए। अध्यापक को व्यक्तिगत सम्मति देने का अधिकार नहीं है। तथ्यों की शिक्षा दी जाए। खंडों का अस्तित्व खंड खंड करके पढ़ाया जाए। तो और फिर रॉटके और कमेनियस ने जो शिक्षण विधियां बताई और कमेनियस ने जो शिक्षण के सूत्र बताए, उसको हमने आपको स्पष्ट करने का प्रयास किया है। अब हम देखेंगे लास्ट जो पॉइंट है वो अनुशासन, कि यथार्थवाद के अनुसार अनुशासन कैसा होना चाहिए और जिसकी आज भी बहुत इंपॉर्टेंस है। यथार्थवादी विचारक जो है वो ना तो पहला जो है मुक्त्यात्मक अनुशासन पर बल, यानी वो दमनात्मक अनुशासन और प्रभावात्मक अनुशासन का समर्थन नहीं करते, बल्कि मुक्त्यात्मक अनुशासन का समर्थन करते हैं। यानी ऐसा अनुशासन जो दमन, भय, दंड आदि पर आधारित ना होकर सहानुभूति, प्रेम आदि पर आधारित हो। नेक्स्ट है स्वतंत्रता से स्वतंत्रता से उत्पन्न हुआ अनुशासन। यानी अगर हम उसको स्वतंत्रता देंगे तो वो चयन की स्वतंत्रता होगी, तो वो अपनी हर चीज में अगर वो चयन करेगा, चयन की स्वतंत्रता होगी, तो अनुशासन अपने आप आएगा, क्योंकि वो हर काम अपने इच्छानुसार करेगा और इच्छा से और परिश्रम करेगा। नेक्स्ट है कठिन परिश्रम एवं कार्य के प्रति पूर्ण तत्परता से उत्पन्न अनुशासन। कठिन परिश्रम एवं कार्य के प्रति पूर्ण तत्परता, अगर हम उसको कठिन परिश्रम कराएंगे या किसी कार्य के प्रति अगर उसको वो कार्य को करने में तत्पर रहेगा, तो वो गलत बातों में उसका ध्यान ही नहीं जाएगा। तो वो परिश्रम करने में लगा रहेगा, कार्य के प्रति तत्पर रहेगा, तो फिर वो अपने कार्य में ही मन लगाएगा, क्योंकि उसका रुचिकर कार्य होगा तो उसमें ही मन लगाएगा, तो विद्रोह की भावना उसमें आएगी ही नहीं, अनुशासनहीनता वो करेगा ही नहीं। फिर है सामाजिक नियमों के अनुसार अनुशासन। चौथा अनुशासन है सामाजिक नियमों के अनुसार अनुशासन। यानी व्यक्ति सामाजिक संबंधों के द्वारा जिस समाज में वो रहता है, तो वहां पर एक सामाजिक वातावरण का सृजन करता है। तो सामाजिक वातावरण के अपने कुछ नियम होते हैं जिसके अनुकूल चलना हर एक का कर्तव्य होता है। तो ऐसे में बालक जब सामाजिक नियमों का पालन करेगा, उसके अनुसार चलेगा, तो वो अनुशासित स्वयं ही हो जाएगा। तो इस तरह से ये अनुशासन से संबंधित विचार यथार्थवादी, और इन सबकी आज के समय में बहुत ही इम्पोर्टेंस है। तो जो आपके सिलेबस में था
शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियां और अनुशासन, इनका हमने डिटेल से वर्णन किया है। थैंक यू।